आदाब, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहाद। 18-19 दिन के बाद अब ये लग रहा था कि शायद जंग जो है वो थोड़ी धीमी पड़ती हुई नज़र आएगी, लेकिन ये और ज़्यादा विकराल और ख़तरनाक रूप लेती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह से अली लारीजानी की शहादत हुई, उसके बाद ईरान ने ये तय कर लिया कि अब वो इंतकाम लेगा और ऐसा इंतकाम लेगा कि आस-पास जो है चाहे इज़राइल हो या जीसीसी कंट्रीज़ हो, ख़ासतौर पे इज़राइल काँप जाएगा। और हमने देखा कि फ़ौरन उसने जिस तरह से रिटेलिएट किया, वो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन उसके बाद जिस तरह से उसके गैस प्लांट पर इज़राइल की तरफ से हमला किया गया है, अब उसने रात भर रिटेलिएट किया है। एक तरफ यूएस ने ये बोल दिया, ट्रंप ने ये बोल दिया कि ईरान के जो गैस प्लांट पर हमला हुआ है, उसमें वो शामिल नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका ये भी कह रहा है कि जिस तरह से ईरान ने कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट पर हमला किया है, अगर ये जारी रहते हैं तो वो फिर से ईरान के गैस प्लांट पर हमला करेगा। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि तेल के दाम आसमान छूने जा रहे हैं। ऐसे में चाहे हिंदुस्तान की बात करें या दुनिया भर के बाजार की हम बात करें, तो हाहाकार मचा हुआ है। आप सोचिए कि ये जंग अब सिर्फ ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच नहीं रह गई है, बल्कि पूरी दुनिया में, और ये खित्ते तक भी नहीं रह गई है। जीसीसी की हम बात करें, मिडल ईस्ट की बात करें, वेस्ट एशिया की बात करें, बल्कि पूरी दुनिया में फैलती हुई नजर आ रही है। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं करूंगी और फिर मैं अमरीश जी के पास जाऊंगी। कल तुलसी गबार्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट उनका बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि परमाणु हथियार जो है वो नहीं बना रहा था ईरान। तो फिर सवाल ये है कि अमेरिका और इजराइल ने उसके ऊपर हमला क्यों किया। दूसरी बात जो बहुत खतरनाक है, उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया है, चीन का, रशिया का, नॉर्थ कोरिया का उन्होंने नाम लिया है। और उन्होंने ये कहा है कि ये जो ऑब्वियसली न्यूक्लियर संपन्न ये देश हैं और ये इस तरह की मिसाइलें बना रहे हैं, पाकिस्तान और चाइना का खासतौर पर जिक्र किया, जो यूएस तक पहुंच सकती हैं। अब ये क्या किसी और तरह की प्लानिंग की तरफ इशारा करता है, क्योंकि यूएस इसी तरीके से अपनी बातों को शुरू करता है और फिर जो होता है पूरी दुनिया देख रही है। तो इन इन तमाम बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे। ये जंग किस तरफ जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। और मेरे साथ आप देख सकते हैं वेस्ट एशिया मामलों के जानकार ऑथर अमरीश मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमरीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। थैंक यू। थैंक यू। अमरीश जी, रात भर एक तरह से कहर बरपा है, कयामत बरपी है, तेल अवीव से लेकर और तमाम जो जीसीसी कंट्रीज हैं। ये जंग आपको किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है, और क्या आपको लग रहा है कि तेल और गैस को लेकर एक ऐसा दुनिया में हाहाकार मचने वाला है जिसके बारे में शायद सोचा ना हो किसी ने? देखिए बुशरा जी, क्या है, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। जो अली लारिजानी की जो शहादत हुई और उसके पीछे जो ईरान की पूरी पॉलिटिक्स थी वो क्या थी, क्योंकि उससे बहुत कुछ समझ में आएगा अभी जो हो रहा है। क्या है कि जब करीब अब 15-16 मार्च के करीब जब ट्रम्प इस तरह के बयान देने लगे थे कि हम पीछे हट सकते हैं या हम कुछ बातचीत की सोच रहे हैं, या फिर वॉर खत्म हो गए, मतलब वॉर में जो हम चाहते थे कि ईरान के हमने वेपन्स डिग्रेड कर दिए हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को और मारा है, इस बार मिसाइल फैसिलिटीज को भी हमने खत्म कर दिया। बार बार ट्रम्प कह रहे थे 80% नेवी खत्म ना, 80% सेना खत्म। तो वो इसराइल को ये डर लगा कि कहीं ट्रम्प पीछे तो नहीं हट रहे हैं, और पीछे ट्रम्प ना हटे, इसके लिए फिर इजराइल एक प्लान लाया। उसने कहा कि देखो, लारिजानी को मार दिया जाए और जो बासिज के जो इंटरनल पुलिस है उनकी, उसके चीफ सुलेमानी, इन दोनों को मार दिया जाए। साइमल्टेनियसली ईरान के ऊपर जो बासिज के पिकेट्स हैं, खासतौर पर तेहरान में, यानी बासिज जो इंटरनल पुलिस है इस्लामिक स्टेट की, तो वो उसको हम लोग जगह जगह जो उसकी मेजर पिकेट्स है वहां बॉम्बिंग करते हैं, और फिर प्रोटेस्टर्स को बाहर निकालें, जो इनके अपने प्रोटेस्टर्स हैं। 20-22 हजार, अगर 20 हजार ही प्रोटेस्टर्स आ गए तेहरान में, तो वहां पर ये कयामत काट देंगे, और उसके बाद फिर एक स्थिति पूरी बदल जाएगी, और ट्रम्प के अंदर जो दुविधा है वो भी दूर हो जाएगी। फिर ट्रम्प और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ट्रम्प बार बार इस बात को नेतन्याहू से उन्होंने कहा है कि ये जो जिस तरीके से जो हमसे वादा किया गया था कि ईरान में प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ेंगे हमले के बाद, ऐसा नहीं हुआ है। अब तो ये था कि आप भाई, लारिजानी सिक्योरिटी चीफ थे, सुलेमानी बासिज के चीफ थे,
दोनों को आपने मार दिया। हालांकि कैसे मारा देखिए वो भी एक अलग कहानी है, तो इसमें अभी की इस डिस्कशन के उसमें आता है कि नहीं परिधि में मुझे नहीं पता, लेकिन मारने के पीछे उनका कारण ये था कि बासिज के भी पिकेट्स को मार दो और फिर प्रोटेस्टर्स बाहर आ जाए। लेकिन वो हुआ नहीं। और हुआ क्यों नहीं कि जैसे अगर मान लीजिए 16 की रात को उन लोगों ने लारिजानी और सुलेमानी को मारा, उसके बाद 17 को जो प्रोटेस्ट होने थे, जो आईआरजीसी के नए लोग हैं वो तुरंत उन्होंने संभाला, और ये बात तय थी कि लारिजानी मारे जाएंगे तो उनका रिप्लेसमेंट क्या होगा। तो तो उन लोगों ने संभाला, और उन लोगों ने जनता जो बाहर आ रही थी रोज ईरान में इफ्तार के बाद, वो 17 तारीख को इफ्तार के पहले आ गई सड़क, झंडा झंडा बैनर लेके। तो जब इफ्तार के पहले वो आ गई, 4 ही बजे से आ गई, तो फिर प्रोटेस्टर्स की हिम्मत नहीं हुई कि वो इकट्ठा हो। और नहीं तो ये बहुत बहुत सिनिस्टर प्लानिंग थी, और इससे इजराइल ये दिखाना चाहता था दुनिया को कि देखो ईरान के अंदर रिजीम कितनी कमजोर हो गई है। और फिर वो जो ट्रम्प जो चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया शामिल हो स्टेट्स ऑफ होमरूज के हमले में, जो वो हमला करेंगे, कोई आ नहीं रहा है सामने, यूरोप से वो गिड़गिड़ा रहे हैं, तो फिर ट्रम्प का काम भी आसान हो जाएगा। लेकिन ये जो लारिजानी की जो किलिंग है, ये ट्रम्प के कोऑर्डिनेशन में हुई, व्हाइट हाउस के कोऑर्डिनेशन में हुई, और यही प्लानिंग थी इनकी। लेकिन वो प्लानिंग फेल हो गई क्योंकि ईरान के अंदर की पावर डायनेमिक्स बहुत हद तक बदल गई हैं, और आईआरजीसी के जो लोग हैं वो दरअसल सत्ता में आ गए हैं। और अब तो और ज्यादा जो ये लारिजानी सुलेमानी की डेथ के बाद सारे पुराने लोग देखिए एक एक करके इजराइल अमेरिका ने मार दिए। तो अब जो फोर्सेस आ रही हैं वो तो ऐसी हैं कि उनका नाम ही आपको नहीं पता चलेगा, उनसे बातचीत तो आप छोड़ दीजिए, उनका नाम ही नहीं पता चलेगा। और वो ज्यादा मतलब रेडिकल हैं, और ज्यादा वो इस पे कमिटेड हैं कि हम ईरान और इजराइल और अमेरिका को हम खत्म करें। अब देखिए, अब उसके बाद दूसरा जो इजराइल ने सोचा, जब ये फेल हो गया लारिजानी वाला, तो दूसरा उन्होंने सोचा कि इनकी ऑयल फैसिलिटीज पे मारो। ऑयल फैसिलिटीज पे ये मारेंगे तो ये गल्फ की ऑयल फैसिलिटीज पे मारेंगे, और अमेरिकन बेसेस जो है वहां पर उन पे मारेंगे, और फिर हमारा काम आसान हो जाएगा, ट्रम्प को हम फिर घसीट लेंगे एक एक जंग में। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने जो सदर्न पार्ट्स की जो बुशहर एरिया है उसकी ऑयल फैसिलिटीज पे मारा। लेकिन उसके बाद तुरंत जो ईरान ने एक रिस्पॉन्स दिया, जो रस लफन में कतार की सबसे बड़ा गैस प्लांट है वहां पर अटैक हुआ। प्रिंस सुल्तान जो बेस है रियाद में, अमेरिकन बेस, उसमें सीधे हमला हुआ। उसके बाद जो सालेम बेस है कुवैत में, उस पे सीधे हमला हुआ। अल धफरा पे सीधे हमला हुआ, जो यूएई में यूएस का बेस है। जॉर्डन पे हमला हुआ, और फिर इसराइल। और इसराइल में इस बार जो कल रात को जो अटैक्स हुए हैं उनकी खासियत यह है कि एयर डिफेंस इसराइल के लगता है खत्म हो गए, क्योंकि मिसाइल्स इंटरसेप्ट नहीं हुई, सभी की सभी गिरी हैं। और पूरे इसराइल में इस समय तबाही का माहौल है। उधर हिजबुल्ला लगातार मार रहा है, कम से कम 5 मरकबा टैंक्स उसने उड़ाए हैं पिछले 24 घंटे में। और रॉकेट से भी हिजबुल्ला जो सेलेक्टेड एरियाज है नॉर्थ इसराइल के, उनको वो मार रहा है। उधर सेंट्रल इसराइल पे ईरान मार रहा है। तो ये देखिए पूरा जो दांव है, ये इसराइल का लेटेस्ट दांव फेल हो गया। जी जी, बिल्कुल। आप फिर क्या देख रहे हैं इसमें इसमें आप और इज़ाफ़ा होता हुआ देख रहे हैं इन इन अटैक्स में ईरान की तरफ से? क्योंकि आप ये देखें, जो ये जैसा आपने भी कहा और तमाम लोग कह रहे हैं कि मॉडरेट जो थे, यानी कि चाहे अली लारिजानी हो या इससे पहले की लीडरशिप हो, उसको तो आपने ख़त्म कर दिया। अब जो लोग हैं उनके बारे में आप जानते नहीं हैं, नेगोशिएशन किससे होगी, बातचीत किससे होगी? ये लग रहा है कि अमेरिका तो इससे निकलना चाहता है इस जंग से, लेकिन इज़राइल उसको हर कीमत पर घसीट कर अपने साथ लाकर रखना चाहता है, क्योंकि वो उसने भी ये सोचा हुआ है कि इट्स ऑल आउट। मतलब हमें इस बार जो हमारा एक ख्वाहिश है कि चाहे वो थर्ड टेम्पल की बात करें या फिर ग्रेटर इसराइल की बात करें, उसके तरफ ही इज़राइल तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके यहाँ भी तबाही है, नुकसान है, और ईरान में जो हो रहा है वो तो हमें पता ही है। अमेरिका से निकलना चाहता है, लेकिन जिस तरह से जो बेंट ने इस्तीफा दिया है, उससे साफ जाहिर हो गया है कि ये जंग जो है वो किस तरह से सिर्फ जो ज्यूज लॉबी है, जो जायनिस्ट लॉबी है,
उसके पपेट बन के अमेरिका एक तरह से काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो आप इसमें इसको और बढ़ता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि कल जो एक ट्वीट है जो सोशल ट्रुथ पर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है, जहां वो कह रहे हैं कि आई वंडर व्हाट वुड हैपन इफ वी फिनिश्ड ऑफ what's left on the Iranian terror state and left the countries that use it. We don't be responsible for the so-called strait that would get some of our non-responsive allies in gear and fast. तो आप सोचिए, ये एक तरह से एक दूसरी तरफ ये इशारा कर रहे हैं, जो कि काफी खतरनाक है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे डिपेंडेंसी है वो हमारी खत्म हो जाए, जो बचा है उसी को अगर हम खत्म कर दें ईरान में, तो फिर क्या? तो कैसे देख रहे हैं, कैसे डॉट्स आप इनको कनेक्ट होता देख रहे हैं? देखिए, ट्रंप अब ये सोच रहे हैं कि जो खर्क आइलैंड्स हैं जिसपे एक हमला किया था, लेकिन वहां की ऑयल फैसिलिटीज पे हमला नहीं किया था, और ईरान की करीब 80% जो तेल है ईरान के पास वो खर्क आइलैंड्स में। तो अब इनका ये है ट्रंप का कि एक तो वो इजराइल ने जो बुशहर की ऑयल फैसिलिटीज पे हमला किया, उससे ट्रंप ने अपने को थोड़ा अलग किया। अब ट्रंप की लाइन है कि खर्क आइलैंड्स पे हम फिजिकली कब्जा करें, यानी बूट्स ऑन द ग्राउंड इन्वेजन। एक ऐसी चीज करे कि ग्राउंड इन्वेजन भी ना लगे कि हमने पूरे ईरान पे हमला कर दिया, लेकिन एक आइलैंड पे हमारे मरीन्स पहुंच के उसको वो कंट्रोल में ले ले और उसकी ऑयल फैसिलिटी डिस्ट्रॉय ना करे, उसको दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई देखिए हमने ये कब्जा कर लिया और अब तुम लोग आओ स्टेट ऑफ हुर्मुज को लिबरेट करो, या स्टेट ऑफ हुर्मुज पे जो ईरान का कंट्रोल है, क्योंकि ईरान का वाकई बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल है। कल ही एक बहुत बड़ा टैंकर एक उसको वापस किया, जो एक गलत फ्लैग लगाया हुआ था, दरअसल अमेरिकन इजरायली टैंकर था, उसको ईरान की फोर्सेस ने वापस किया। ऐसे ही और भी बहुत सारी जो स्टेट ऑफ हुर्मुज में देखिए अनप्रेसिडेंटेड कब्जा ईरान का है, और जिससे विश्व अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है बुरी तरीके से। यहाँ पर इंडिया में गैस की कीमत बैंगलोर में ब्लैक में 7,000 8,000 रुपए में एक गैस का सिलेंडर मिल रहा है, वो भी बड़ी मिन्नत के साथ, मतलब कोई बहुत करे तो तब मिल रहा है। अभी यूपी वगैरह से खबर है कि जो जो गोबर के कंडे होते हैं उनसे लोग खाना बनाना शुरू कर दिया, उनसे उनकी भी कीमत बढ़ गई, गोबर के कंडों की। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। देखिए, दुनिया कोविड टाइप एक सिचुएशन में जा सकती है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि एनर्जी वॉर अगर हो गई दोनों तरफ से तो फिर वही होगा। ट्रंप का ये है कि ट्रंप को ये समझ में आ गया है कि हम पीछे हटेंगे तो नेतन्याहू और आगे बढ़ेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा तो हमें भी उसका साथ शामिल होना पड़ेगा। तो ट्रंप एक ऐसा ऑपरेशन करना चाहते हैं जो प्योर अमेरिकन हो और जो इस युद्ध को बलपूर्वक रोक सकता हो। तो वो उन्होंने यही सोचा है कि खर्क आइलैंड पे हम एक स्पेशल मरीन एक्सपीडिशन करेंगे और वहां पर उसके बाद यूरोपियन फोर्सेस से कहेंगे कि देखो हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, ईरान के अंदर नहीं घुसे हैं लेकिन हम पहुंच गए हैं एक आइलैंड में, और अब तुम लोग स्टेट ऑफ हुर्मुज में अपनी वॉरशिप्स भेजो, अपनी जो तुम्हारी हिचक है उसको छोड़ो। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो ट्रंप का मिसकैलकुलेशन होने जा रहा है कि खर्क आइलैंड बहुत हेविली फोर्टिफाइड है, उसके साथ साथ वहां पर आईआरजीसी की फोर्सेज हैं, और उन्होंने उसको जैसे घेरा हुआ है कि वो ट्रंप को पहले अंदर आने देंगे थोड़ी दूर तक, फिर उसको वहां एम्बुश करके वो अमेरिकन सोल्जर्स की भारी मात्रा में किलिंग करेंगे। ये एक पूरा एक ऑलरेडी आईआरजीसी ने इस तरह का एक अपना मैप बनाया हुआ है कि हम ऐसा होगा तो ये करेंगे। कुछ और अमेरिका ने थोड़ी बहुत ही लिमिटेड कमांडो रेट की, बस दुनिया को दिखाने के लिए कि हम देखिए वहां तक पहुंच गए, तो फिर हम अलग तरह से रिएक्ट करेंगे। तो इसलिए देखिए आईआरजीसी की जो अभी लीडरशिप आ गई है और जो इस समय ईरान को आईआरजीसी कंट्रोल कर रहा है। हम आपको बता दें कि जो जैसे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, मुश्तबा खामनेई हैं, उनके भी जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो ज्यादातर वहां की जो आईआरजीसी है, जो देखिए फर्क है वहां ना, एक तो होगी रेगुलर जैसे हमारी इंडियन आर्मी है, वैसे ईरान की रेगुलर आर्मी जो शाह के समय से चली आ रही है, मतलब उसके पहले से चली आ रही है, तो वो तो है ही वो भी लड़ रही है, वो भी कमिटेड है पूरी तरह से अभी जो ईरान स्टेट की आइडियोलॉजी के प्रति। लेकिन आईआरजीसी खास तौर पे इस्लामिक रेवोल्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है, एक स्पेशल फोर्स है, तो और एक तरह से पैरेलल फोर्स है। तो अब आईआरजीसी का जो
एक रेलेवेंस है वो बढ़ गया है। उसने अपने हाथ में बहुत सारी चीजें ले ली हैं। जो मिलिट्री डिसीजंस हैं वो अब वहां के जो पॉलिटिशियंस हैं या इवन मौलाना तबका उसको नहीं कर रहा है, वो आईआरजीसी अपने बल पे कर रही है। तो इसलिए देखिए, अमेरिका को मालूम नहीं है आईआरजीसी की कौन लोग हैं, ये क्या है, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी भी अब जाहिर नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से देखिए, ये जंग लंबी चलने वाली, और ये मार्च के एंड तक से लेके अप्रैल के फर्स्ट वीक 15 अप्रैल तक ये जंग चलेगी। एक ही तरीका है कि ट्रंप यूनिलैटरली सरेंडर करें, बिल्कुल अपने एक तरफा वो सरेंडर करें और इजराइल को वो अपने हाल पे छोड़ दे, जो कि संभव है, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप के यहाँ रेजिग्नेशन शुरू हो गए हैं, और जो केंट था, जो इनका काउंटर टेररिज्म चीफ था, ये पावरफुल आदमी, और इसको ये जेडी वैंस के बहुत क्लोज है, तुलसी गबार्ड के क्लोज है, और भी जो वहां पर व्हाइट हाउस के अंदर जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके बहुत क्लोज है। और व्हाइट हाउस में एक नाराजगी है ट्रंप के सन इन लॉ जैड कुशनर, जो कि खुद ज्यू है, उसके प्रति, और विटकॉफ, जो कि ट्रंप का अपना एनवॉय है मिडिल ईस्ट में। तो इन दोनों, क्योंकि माना जा रहा है कि ये दोनों जायनिस्ट लॉबी के कब्जे में है, और इनसे जो इजराइल चाह रहा है वो करवा ले रहा है। मार्को रूबियो हो गए, जेडी वैंस हो गए, पीट हेग्सेट हो गए, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के हैं। ये लोग थोड़ा सा, इनका एक वो है कि हमें बहुत ज्यादा इजराइल की जंग में शामिल नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए पूरी परिस्थिति है। जी जी बिल्कुल, और ये साफ तौर पर लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल में भी दो फाड़ एक तरह से हो गए हैं। इजराइल एक तरफ अपनी मनमानी कर रहा है, अमेरिका दूसरी तरीके से सोच रहा है। और आप ये देखें कि एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन आपने ये नहीं देखा होगा कि नेतन्याहू का नाम भी डोनाल्ड ट्रंप की जबान पर आया हो, और इसको लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं कि नेतन्याहू इज डेड और अलाइव। ये भी पूरी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय जो है वो पूरी तरीके से बना हुआ है। इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं तुलसी गबार्ड का जो बयान है उस पर मैं आना चाहूंगी अमरीश जी। उसको आप कितना खतरनाक मानते हैं, खास तौर पर इतनी बड़ी ये जंग चल रही है। एक तो उन्होंने ये बात कही कि भाई वो परमाणु हथियार जो है वो नहीं बना रहे थे, परमाणु संयंत्र नहीं बना रहे थे, नहीं बना था ईरान, तो फिर हमला क्यों किया? ये एक बड़ा सवाल है कि आप तो यही कह रहे थे ना कि भाई परमाणु संयंत्र बना सकता है और बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा था, और इससे पहले वो सबको बर्बाद करता, हमने उसके ऊपर हमला कर दिया, और वो अमेरिका तक पर हमला कर सकता था। अब दूसरा जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात कही है वो ये कि उन्होंने पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया का नाम लिया है, और उन्होंने ये कहा है कि वो इस तरह की मिसाइल बना रहे हैं, खासतौर पर चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया का उन्होंने नाम लिया, जो अमेरिका तक हिट कर सकती हैं। तो क्या इससे क्या मतलब निकाला जाए, और पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को इसमें घसीटना ये कितना डेंजरस है? ये क्या आगे की क्या फ्यूचर प्लान की तरफ कोई इशारा करता है? नहीं, ये देखिए क्या है कि अभी तो तुलसी गबार्ड ने जो स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि तुलसी गबार्ड एंटी वॉर है, एंटी ईरान वॉर, तो वो एक तरह से ये मैसेज दे रही हैं कि ईरान से ज्यादा बड़े ऐसी फोर्सेस हैं जो एंटी अमेरिकन है, जैसे रशिया और चाइना उन्होंने नाम लिया। पाकिस्तान का नाम उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि पाकिस्तान तो आसिम मुनीर, ट्रंप से बहुत उनकी एक तरह से अच्छा राब्ता है, और पाकिस्तान को वो अमेरिका अपना एलाई समझता है। लेकिन पाकिस्तान ने इधर ईरान के सवाल पे एक इंडिपेंडेंस दिखाई है विसावी अमेरिका की, हम ईरान की हेल्प करेंगे। नॉर्थ कोरिया तो क्योंकि रशिया और चाइना कैंप में है, तो इसलिए तुलसी गबार्ड का जो ये बयान था, ये एक डिफ्लेक्शन वाला बयान था, क्योंकि वो थोड़ा ईरान वॉर से पीछे हटना चाहती। लेकिन एक दूसरे नजरिए से देखा जाए तो ये बहुत खतरनाक बयान है, क्योंकि इससे ये साबित होता है कि अमेरिका एक बड़ी प्लानिंग कर रहा है फिर से दुनिया पे कब्जा करने की। मतलब जैसे इंग्लैंड का कब्जा, यूरोप का कब्जा पूरी दुनिया पे था 19वीं शताब्दी में, और 1940 से लेकर 1950 के बीच दुनिया के ज्यादातर देश जो आज हम देख रहे हैं वो आजाद हुए यूरोपियन कॉलोनियलिज्म से। फिर उसके बाद अमेरिका का दौर आया। अब अमेरिका भी वैसे ही कॉलोनियलिज्म चाह रहा है, चाहे वो किसी नाम पे हो, चाहे वो इसके नाम पे हो कि हम वहां रिजीम चेंज करेंगे, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के नाम पे हो, या अब नया जो आया है न्यूक्लियर वेपन्स,
कि न्यूक्लियर वेपन जिनके पास हैं हम उनको अटैक करेंगे। अब इसका मतलब यह है कि एक लाइन खींच दी गई है कि अमेरिका अल्टीमेटली ईरान से पीछे हटे ना हटे वो अलग सवाल है, लेकिन वो जो रशिया और चाइना ने जिस तरीके से ईरान की मदद की और अमेरिका को नाको चने चबवा दिए, वो चाइना और रशिया को भी एक सबक सिखाना चाहते हैं। और वो सबक संभव नहीं है सिखाना जब तक पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को डील ना किया जाए। इंडिया का नाम देखिए उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि इंडिया को वो अपना एलाई ही समझते हैं कि इंडिया के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो भाई उनको कहना चाहिए इंडिया भी, लेकिन इंडिया को उन्होंने जानबूझ के दूर रखा, क्योंकि ये वही बात है कि इंडिया को हम एक दिन इस पूरे चाइना, रशिया और पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इनके खिलाफ हम इस्तेमाल करेंगे। अब कितना इंडिया इस्तेमाल होगा या नहीं होगा वो एक अलग सवाल है, लेकिन इसके पीछे जो है जो रिकॉलोनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये जो पूरी एक कोशिश अमेरिका की है, ये तुलसी कबाड़ के स्टेटमेंट से झलकती। जी जी, अगर ये वॉर और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा विकराल रूप लेती है, जिसकी आशंका दिख रही है, आई होप कि ऐसा ना हो, लेकिन जिसकी आशंका दिख रही है फिलहाल, क्योंकि ईरान का जितने बड़े पैमाने पर लीडरशिप का, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान हुआ है, वो जाहिर सी बात है वो पीछे तो हटने वाला बिल्कुल नहीं है। और वो तभी मानेगा जब पूरी तरीके से अमेरिका सरेंडर हो, और जिस तरह से आपने कहा कि इजराइल को या तो उसके हाथ पे छोड़ दिया जाए या इजराइल भी इसी तरीके से पीछे हटे, तब तो शायद कोई उम्मीद बनती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर इजराइल भी इसी तरीके से अड़ा रहता है, तो क्या आपको लग रहा है कि हम एक ऐसे तबाही की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जिसके बारे में शायद कभी किसी ने सोचा ना हो, जिसके बारे में मैं कहना नहीं चाहती, क्या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? क्या आप न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल को भी आप लास्ट रिजॉर्ट की तरह की टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं? क्या इन तमाम चीजों को आप पूरी तरह से नकारते हैं, या आप इसकी कोई रत्ती बराबर भी पॉसिबिलिटी देखते हैं? नहीं, पॉसिबिलिटी बहुत बड़ी है इसकी। देखिए क्या है, ईरान के पास इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है, और इजराइल ने अगर एक तरफा न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर दिया तब तो बवाल ही हो जाएगा। तब तो फिर पाकिस्तान से लेके, नॉर्थ कोरिया से लेके और ईरान के पास भी वो चीज है कि वो 24 घंटे 48 घंटे में एक बम तैयार कर सकते हैं न्यूक्लियर। तो फिर इजराइल पे छोड़ेंगे वो, और ये तय है कि वहां पर फिर एक दूसरी दिशा में चीजें चली जाएंगी न्यूक्लियर वॉर की तरफ। लेकिन अगर वो सिनारियो नहीं भी होता है, उसके पहले काम देखें क्या है। तो अभी जो बुशहर में जो हमले हुए हैं ईरान की ऑयल फैसिलिटीज पे, उस पे ईरान ने जवाब दिया है। मिडिल ईस्ट में कई जगह उसने अटैक किया है, और अब एयर डिफेंसेस मिडिल ईस्ट के भी खत्म है। इजराइल में उसने कई जगह अटैक किया है। एक ऑप्शन ये है कि अगर एक फिर से ईरान ने हमला किया और इजराइल ने हमला किया ईरान की ऑयल फैसिलिटीज पे, तब फिर सऊदी अरब और सारे मिडिल ईस्ट के जो तेल के कुएं हैं वो फिर जलेंगे। और फिर अभी फिलहाल दुनिया क्या फेस कर रही है, वो ये फेस कर रही है कि तेल है लेकिन तेल रुका हुआ है। ऑयल ये स्टेट ऑफ हुर्मुज में, लेकिन तेल है। वो उस दिन क्या होगा जब तेल नहीं रहेगा, जब तेल में आग लग चुकी होगी। दुनिया में 60% से ऊपर जो तेल है वो मिडिल ईस्ट से आता है, और रशिया और अमेरिका, इनके पास तो ऑयल है, चाइना भी अपना इंतजाम कर लेगा। लेकिन पूरे बाकी जो मुल्क हैं दुनिया के, उनकी गाड़ी ठप हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट ईरान की यही प्लानिंग है कि सारी जो तेल रिफाइनरीज है मिडिल ईस्ट में, जो इजराइल और अमेरिकन इंटरेस्ट के साथ गुथी हुई हैं, उनको नष्ट करो। और फिर आप देखिएगा वो नजारा, जब पोल्यूशन की बात तो आप जाने दीजिए, वो तो बहुत बड़ा हो गई एक डिजास्टर। लेकिन अब इसमें अमेरिका, इजराइल इस रास्ते पे चल निकले हैं कि दुनिया के जो रिसोर्सेज है, दुनिया की लाइफस्टाइल इस समय जो है, जिसको ऑयल उसका बैकबोन है, ऑयल में आप देखिए बहुत बड़ा संकट आने जा रहा है कि हम वो संकट हमारे और आप तक भी पहुंचेगा। क्योंकि अगर बड़ी संख्या में तेल ही जला दिया गया तो फिर बात खत्म हो गई, फिर तो कहीं पहुंच नहीं सकता है तेल। वो स्टेट ऑफ हुर्मुज को तो अभी खोलने की बात है। अगर तेल उन्होंने जला ही दिया सारा तो फिर खोलने की बात ही नहीं होगी। तो इसलिए देखिए, ये यहाँ पर जो इजराइल ने रास्ता लिया, और इसके लिए सबसे जो गुनहगार है वो इजराइल,
क्योंकि उसने शुरू की। ईरान ने कल अपने बयान में यही कहा, उसने कहा कि देखो हमने कहा था कि अगर हमारी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला हुआ तो हम फिर मिडिल ईस्ट में जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका इजराइल का है उसको भी हम डिस्ट्रॉय करते हैं। और इसराइल के अंदर भी जो एकमात्र हाइफा ऑयल रिफाइनरी है उस पर भी हमला कल हुआ है और इंटरसेप्शन नहीं हो पा रहा है। आप देखिए इस पे खास तौर पे अभी तो जो ईरान की अर्लियर स्ट्रेटजी थी शुरुआत के दिनों में, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि रडार उसने सबसे पहले मार दिए। कतर में रडार, बहरीन में, कुवैत में, जॉर्डन में, यूएई में, जहां जहां सऊदी अरेबिया में, जहां जहां अमेरिका के पास रडार थे उन्होंने मार दिए। रडार मारे गए तो एयर डिफेंस सिस्टम बेकार हो गया। फिर बल्क में हमला करके एयर डिफेंस सिस्टम्स की जो मिसाइल है उनको वेस्ट करवाया ईरान ने। आज ये हालत है कि ईरान इज विदाउट एयर डिफेंस सिस्टम और मिडिल ईस्ट में भी बहुत बड़ी क्राइसिस है, अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी क्राइसिस है। तो ये आप देखिए धीरे धीरे जो बाजी है, लारिजानी कांड से जो कोशिश थी कि बाजी इजराइल अमेरिका के हाथ में आ जाए वो हुआ नहीं। अब बाजी फिर से ईरान के हाथ में आ गई। लेकिन अब बात वही है कि ईरान एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करेगा तो फिर पूरी दुनिया की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। और ये चीज, लेकिन ये चीज होनी, क्योंकि ये लॉजिक, जो जंग का अपना लॉजिक होता है। जैसे एक पिक्चर आप देखिए उसका अपना इमोशनल लॉजिक होता है, हर उसका उसके कैरेक्टर्स के हिसाब से। तो हर वॉर का अपना लॉजिक होता है। ये वॉर उस तरफ जा रही है जो एक तरह से टोटल डिस्ट्रक्शन का जो सिनेरियो है उस तरफ। बिल्कुल। लास्ट मेरा क्वेश्चन संक्षेप में, क्या आप आने वाले वक्त में जीसीसी कंट्रीज को भी इसमें शामिल होता देख रहे हैं? क्योंकि कोशिश तो लगातार की जा रही है। अगर इजराइल उसी तरीके से अपनी शातिराना हरकतों में कामयाब रहता है कि वो एनर्जी जो फैसिलिटीज हैं ईरान की उन पर हमला करे, फिर ईरान रिटेलिएट करके जीसीसी कंट्रीज की जो एनर्जी फैसिलिटीज हैं उन पर हमला करे, और फिर उसके बाद जीसीसी कंट्रीज जो हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएं, और फिर उसका जो हसीन ख्वाब है जो आंखों में सजाए बैठा है इजराइल, वो उसका पूरा हो। क्या आप इस तरह की चीजें भी होता हुआ देख रहे हैं? नहीं, इजराइल का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि देखिए जीसीसी की कंट्रीज खुल के आएंगी नहीं। जीसीसी की कंट्रीज के पास सेना ही नहीं है। उनके पास जो कुछ है वो अमेरिका का दिया हुआ है। सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी सेना है वो इजराइल की तरह है, और इजराइल की तरह वो एग्रेसिव भी नहीं है। यमन ने उनको हरा दिया। सऊदी अरेबिया ने यमन में 2015 में इंटरवीन किया था कि अंसारुल्लाह सरकार को हटाना है। वो पूरी बैटल फेल हो गई। तो सऊदी, अच्छा अभी यमन से मिसाइलें चलनी शुरू नहीं हुई हैं। अभी तो इराकी रेजिस्टेंस, लेबनीज रेजिस्टेंस ये लगातार मार रहा है। आज ही इराकी रेजिस्टेंस ने जो अर्बल नॉर्थ इराक है, जो नॉर्थ इराक है, इराकी रेजिस्टेंस ने उस पर जबरदस्त वार किया है। 6 से 7 वहां पर हमले किए हैं और वहां भी एयर डिफेंसेस कमजोर पाए गए हैं, वो नहीं रोक पा रहे। अब हुतीस पे आइए। ये अरब कंट्रीज को लाइन में लाने के लिए हुतीस को रोक के रखा गया है कि जैसे ही ये स्थिति बनती है वहां से यमन से हमले शुरू हो जाएंगे। और यमन पहले भी सऊदी अरेबिया पर मार चुका है 2019 में। वो इजराइल से लेकर सऊदी अरेबिया तक यमन मार शुरू कर देगा, और यमन ने मार शुरू कर दी तो फिर ये पूरा जो एक इनका जो बचा खुचा है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए। तो फिर इनके पास जो है कोई ऑप्शन नहीं बचेगा सिवाय इसके कि ये न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करें। और ईरान चाहता है कि ये उस स्थिति में आए, फिर उसके बाद दुनिया के सामने रियलिटी और ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि बर्बादी का जिम्मेदार कौन है। जी बिल्कुल। बहुत ही खतरनाक जो वक्त है वो दुनिया के सामने आने जा रहा है। इससे अब कोई गुरेज नहीं किया जा सकता, और ये साफ तौर पर ये लग रहा है कि ये जंग अब आगे बढ़ती हुई और ज्यादा खतरनाक होती हुई ये नजर आ रही है। इसमें अब कौन कौन से और मुल्क शामिल होते हैं, ये किस तरह से आगे बढ़ती है, ये अब देखना होगा। लेकिन ये जरूर है कि तबाही का मंजर हर तरफ देखने के लिए मिल रहा है। खासतौर पर वो जीसीसी कंट्रीज जो अपने आप को सेफ हेवन कह के दुनिया के सामने अपने आप को जिन्होंने बेचा, उनकी इमेज तो पूरी तरीके से हमेशा के लिए अब धराशाही हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। वो अपने पैरों पर दोबारा अगर खड़े हो भी जाएं तो भी
वो इमेज तो कभी रिबिल्ड नहीं हो पाएगी। ये तो यहाँ पर हो ही गया है, और खासतौर पर जो अमेरिकन तमाम बेसिस है जीसीसी कंट्रीज के, वो भी साफ तौर पर लग रहा है कि उनके भी बोरिया बिस्तर बांध कर या वहां से निकलने का वक्त एक तरह से अनकरीब लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश जी, आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार। थैंक यू।